हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए पिछले वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था फर्स्ट ग्रेड का, जो मॉडिफाइड हुआ है, चेंज हुआ है, और ये भी देखा था क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो चेंज होते हुए भी क्या चेंज नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज हमने बात की थी कि आपको क्या है कि वीडियो हम इसको क्या कंटिन्यू रखेंगे और किस तरह से आपको क्या वीडियोस मिलेंगे। तो इस वीडियो से क्या है आपका वो सिस्टम क्या है स्टार्ट हो रहा है, द सिस्टम इज स्टार्टिंग। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है, तो ये तो वीडियोस आपके चलते रहेंगे, वीडियो चलते रहेंगे और सारी चीजें होंगी। हम इसके साथ में क्या है आपको अगर आप मान लीजिए, ठीक है, देखिए वीडियोस जो है आपके वो तो बायलिंगुअल रहेंगे, क्लियर है। वीडियोस जो होंगी वो बायलिंगुअल रहेंगे, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी फायदेमंद रहेंगे और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी फायदेमंद रहेंगे। ठीक है, अब बारी आती है और कौन सी चीजें आपको मिल सकती हैं, व्हाट यू विल गेट। ठीक है, तो आपको क्या है नोट्स थोड़े से प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स और स्टडी मटेरियल, क्या स्टडी मटेरियल और नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, शुरुआत में अभी क्या है कि वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, वो क्या है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो शॉर्ट में क्रक्स में होगा। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी और आपके जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है और है वो सारी क्या है दूर होंगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को क्या है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन जो होगा वो आपको लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उस पे क्या है ये अपलोड कर दिए जाएंगे। तो शुरू में क्या है हम इसे इंग्लिश में रखेंगे, मे भी पॉसिबिलिटी है 2-3 महीने बाद क्या है हम उससे ट्रांसलेशन फैसिलिटी क्या है जो अनुवाद की जो सुविधा है उसको ले लें और उसका क्या है अनुवाद भी करवाना शुरू कर दें। ठीक है, तो अभी तो क्या है ये चीज है, लेकिन वीडियो आप बायलिंगुअल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो दोनों में हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर क्योंकि सिंपल नोट्स होंगे, ज्यादा वो नहीं होंगे, तो अगर आप इंग्लिश में उसको यूज कर सकते हैं आज फिलहाल, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। तो इसी वीक क्या है कि वो भी आपको क्या है प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी, कि हमारे इंडियन पॉलिटी की। इसकी बात करेंगे इंडियन पॉलिटी की। हमने कहा था हम इसको क्या है पढ़ना शुरू करेंगे, तो इसको हम क्या है पढ़ना शुरू करेंगे और ऑल्टरनेट डेज पे क्या है आपको वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए पॉलिटी जो होती है वो जिसको हम कहते हैं राज व्यवस्था, यानी किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था होती है। ठीक है, कि राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है किसी देश का राज किस तरह से चलाया जाता है। ठीक है, किसी देश का राज जो होता है वो किस तरह से चलाया जाता है, उसी को क्या कह देते हैं पॉलिटी कह देते हैं। ठीक है, पॉलिटी कह दिया या उसी को कह दिया आपने राज व्यवस्था, यानी राजनीति जो व्यवस्था है वो आपने किस तरह से चलाई है। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए क्या जरूरी होता है, क्या क्या जरूरी होता है, इसको जिसको भी पॉलिटी चलानी है, किसी भी देश को अगर राज्य व्यवस्था चलानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जरूरी होती है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी राज्य व्यवस्था पॉलिटी की बात आएगी तो सबसे पहले आएगा कॉन्स्टिट्यूशन की बात आएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमेशा डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र नहीं होता। ठीक है, हमेशा क्या है प्रजातंत्र नहीं होता। ठीक है, हमेशा प्रजातंत्र नहीं होता। आप एक बात का ध्यान रख लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस देश में डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र ही है। उस देश में तानाशाही भी हो सकती है, डिक्टेटोरियल भी हो सकती है, वहां राजशाही मोनार्की भी हो सकती है। ठीक है, वहां पर और किसी भी तरह का हो सकता है, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है और किसी भी तरह की क्या है राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है। तो संविधान होने का मतलब ये नहीं है कि वहां प्रजातंत्र हो। क्या, तो ध्यान रखिएगा ये एक मिथ हो जाता है कि भी कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या है डेमोक्रेसी रहेगी रहेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की गारंटी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन डजंट गारंटीज डेमोक्रेसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि किसी भी देश में अगर संविधान लागू है तो वो क्या है कि प्रजातंत्र उसमें होगा ही होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में आ जाती है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज जो आती है, अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, यानी संविधान जिसको बोल रहे हैं हम,
वो क्या चीज है, ठीक है, क्या चीज है, ठीक है। तो इसका अगर हम इसको तोड़ते हैं वर्ड को, मान लीजिए, ठीक है, तोड़ते हैं वर्ड को, तो यहां पर क्या है, हम इसको ये लिख सकते हैं सर्वोच्च विधान। ठीक है, यानी सुप्रीम लॉ। ठीक है, यानी किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून क्या है, किसी भी देश का जो सबसे बड़ा कानून होता है, यानी उससे ऊपर कोई भी कानून नहीं है। जितने भी कानून बनेंगे या कानून होंगे वो इसके अनुसार होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इसके अनुसार होने चाहिए। उस कानून को क्या कह देते हैं हम, क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कह दिया हमने। उसको क्या कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। मींस ऐसे सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, ऐसे नियम कायदे, ठीक है, ऐसे नियम कायदों का समूह, सेट ऑफ रूल्स, जिसके अनुसार क्या है, किसी देश की राज्य व्यवस्था को चलाया जाता है और उसे क्या है, सर्वोच्च वरीयता दी जाती है, सुप्रीम अथॉरिटी दी जाती है उसे, कि उसके ऊपर कोई भी कानून नहीं हो सकता है। ठीक है, उसको हमने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसे हमने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम कहते क्या है। अगर मान लीजिए डेफिनेशन आ जाती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। और अगर कोई भी कानून इसके अनुसार नहीं है, क्या है, नहीं है, और बनाया जाता है तो उसे कटने की गुंजाइश होती है, वो क्या है, काट दिया जाता है। ठीक है, अगर वो संविधान सम्मत नहीं होता, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में आ जाती है। दो चीज, एक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी हो, और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, सर्वोच्च विधान यानी सुप्रीम लॉ, उससे ऊपर कोई भी कानून या लॉ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब और ये इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स या जो हम कह लें कॉन्सेप्ट होती है आपके लिए, वो आप ध्यान रखिएगा। एक है सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। क्लियर है, शक्तियों का पृथक्करण। तो पहला तो ये आपके लिए क्या आ जाता है, कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, अब इसके आधार पर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है कि डेमोक्रेसी जो होती है ना, प्रजातंत्र, ठीक है, उसका बेस होता है, क्या होता है, उसका बेस होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्या, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, ठीक है, ये क्या है कि शक्तियां जो भी क्या है राज्य व्यवस्था में, ठीक है, संविधान जो शक्तियां निर्मित करता है, या जो भी शक्तियां संविधान से निर्मित होती है, वट एवर पावर एमिनेट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी शक्तियां निकल कर आती हैं, जो भी शक्तियां कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित होती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद तो काम करेगा नहीं, क्या, कॉन्स्टिट्यूशन खुद तो काम करेगा नहीं, वो क्या करेगा, अपनी सारी शक्तियां क्या है संस्थाओं को बांट देता है, क्या देता है, संस्थाओं को दे देता है, और उन्हीं संस्थाओं को जो शक्तियों को बांटा जाता है, इसी को क्या कह देते हैं हम, पृथक्करण कह देते हैं, क्या, शक्तियों का पृथक्करण। अब इसमें क्या होता है, इसमें शक्तियों के पृथक्करण से तीन चीजें निकल कर आती हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा, तीन चीजें निकलती हैं शक्तियों के पृथक्करण से। एक निकलती है लेजिस्लेचर, या हम पहले, ठीक है, लेजिस्लेचर यानी तीन तरह की शक्तियां क्या है बंट जाती हैं, और तीन अलग अलग संस्थाएं बन जाती हैं, क्या, तीन अलग अलग संस्थाएं बन जाती है, शक्तियां तीन अलग अलग प्रकार में बंट जाती हैं और तीन अलग अलग संस्थाएं बन जाती हैं। तो पहली होती है लेजिस्लेचर, हिंदी में लिख देते हैं अभी, फिर होता है एग्जीक्यूटिव, और फिर होता है जुडिशरी। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं व्यवस्थापिका या विधायिका। कहीं आपको विधायिका मिल जाएगा, कहीं पे क्या है, ये व्यवस्थापिका होता है। ठीक है, कहीं पे इसे क्या है, व्यवस्थापिका लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं कार्यपालिका, और इसे कहते हैं न्यायपालिका।
ठीक है, इसे कह देते हैं क्या, न्यायपालिका। ठीक है, अब ये तीन चीज संस्थाएं निकलती है और इन्हीं तीन संस्थाओं को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अब व्यवस्थापिका का काम क्या है कि व्यवस्था कैसे बनानी है, क्या व्यवस्था कैसे बनानी है, कि व्यवस्था कैसे हो। ठीक है, ये किसका काम है, व्यवस्थापिका का। यानी ये ऐसे नियम बनाती है जो क्या है, पूरे देश में व्यवस्था स्थापित करेंगे, क्या करेंगे, सिस्टम स्थापित करेंगे, क्या करेंगे उसको करेंगे। तो इसका काम क्या होता है, व्यवस्थापिका नियम बनाने का काम क्या होता है, कानून बनाना। ठीक है, फ्रेम द लॉ। क्लियर, इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रेम द लॉ। ठीक है, फ्रेम द लॉ, क्या करना, फ्रेम करना, यानी कानून बनाने का काम संविधान ने किसे दे दिया, लेजिस्लेचर या व्यवस्थापिका को दे दिया। यानी आपको एक व्यवस्था का की स्थापना करनी है कि व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, देश में व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए, वो काम किसे दिया गया है, इसे दिया गया है। ठीक है, अब व्यवस्था के अनुसार कार्य का पालन करना, क्या है, व्यवस्था के अनुसार कार्य का पालन करना मींस वर्क अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम काम कौन करवाएगा, क्लियर, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। देखिए डिटेल में हम इसमें बाद में बात करेंगे, हम अभी बात कर रहे हैं इसके डेफिनेशंस और इसकी विशेषताओं की। तो काम कौन करवाएगा, कानून तो बन गया, अब उस कानून के अनुसार पालना करना या काम कौन करवाएगा, तो वो काम होता है एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका का। तो इसका काम है इंप्लीमेंट लॉ। ठीक है, इसका काम क्या है, इंप्लीमेंट करना, कानून को बनाना। ध्यान रखिएगा हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो इसका काम क्या है, कानून की पालना करना, यानी कानून को लागू करना, कि भी कानून किस तरह लागू किया जाएगा। ठीक है, कि अराजकता ना हो, एनार्की ना हो। ठीक है, तो ये हो गया युवा कार्यपालिका। इसका काम क्या है, वही चीज देखना। पहली बात तो ठीक है कि जो कानून बने हैं कि ठीक है वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, क्या है, संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, क्योंकि सर्वोच्च विधान कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के इतर तो नहीं है, यानी पैरामीटर्स के बाहर तो नहीं है, आर नॉट आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जुडिशियरी का काम है, पहला तो ये देखना। दूसरा ये देखना कि इसने कानून सही तरीके से लागू किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये काम किसका हो गया, न्यायपालिका का, जुडिशियरी का। और ये बनती किस सिद्धांत के अनुसार है, ये बनते हैं आपके पास में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार। क्या है, ये तीन संस्थाएं बनती हैं। तो वो संस्थाएं केंद्र स्तर पर भी हैं और वो संस्थाएं क्या है, राज्य के स्तर पर भी आपके पास में आती हैं। ठीक है, अब यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां संविधान ने क्या किया है कि तीन अलग अलग संस्थाओं में ये चीजें दी है। क्या है, तीन अलग अलग संस्थाओं में दी है। पहले सारी पावर किसके पास में थी, राजा के पास में। ठीक है, राजा ही क्या है, कानून बनाते थे, राजा ही क्या करते थे, उसकी पालना भी कर, उसका पालन, उसको कैसे अनुपालन करना वो भी क्या करते थे। और न्यायाधीश का काम भी क्या है, न्यायपालिका का काम भी क्या है, वो राजा ही क्या करते थे। लेकिन यहां पर क्या है, तीन अलग अलग संस्थाओं को ये काम दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सेपरेशन ऑफ पावर्स का। ठीक है, अब एक चीज और आपके पास में आएगी, वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं शक्तियों का विभाजन। ठीक है, अब ये किसके लिए होता है, फॉर व्हाट दिस इज। ठीक है, ये क्या है, फेडरल सिस्टम के लिए होता है। यानी संघीय व्यवस्था जिसे हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं संघीय व्यवस्था है किसी भी देश में, क्या है, संघीय व्यवस्था है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, तो वो किसके आधार पर होती है, डिवीजन ऑफ पावर्स के ऊपर, किसके, शक्तियों के विभाजन के आधार पर होती है। क्या होती है, शक्तियों के विभाजन के आधार पर होती है। ठीक है, तो उसके आधार पर क्या है, केंद्र को कुछ शक्तियां दी जाती है।
ठीक है, और राज्यों को क्या है, कुछ अलग शक्तियां दी जाती हैं, और उसी में क्या है, वो अपने कानून बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसी में क्या है, वो अपने कानून बना सकते हैं। और कुछ क्या है, रेजिडरी पावर्स, अपशिष्ट शक्तियां होती हैं जो किसी के पास में नहीं होती है। ठीक है, तो उस तरह से क्या है, पावर होती है। अब हमारे पास में जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, आपको पता है 7वीं अनुसूची के अंदर क्या है, शक्तियों का पृथक्करण क्या है, किया गया है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स और डिवीजन ऑफ पावर्स। हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ लिया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या है। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज हम कर लेते हैं कि ठीक है, कि विधायिका के पास में हमने जैसे पढ़ा, लेजिस्लेचर या विधायिका के पास में क्या है, कानून बनाने की पावर है, फ्रेम द लॉ। ठीक है, एक तो क्या है, कानून बनाने की पावर है, फ्रेम द लॉ। ठीक है, यानी वो क्या है, कानून बना रही है। विधायिका, व्यवस्थापिका क्या है, कानून बना रही है। क्लियर है, क्या बना रही है, कानून बना रही है व्यवस्थापिका। ठीक है, तो व्यवस्थापिका को क्या है कि कानून बनाने, क्या है, कानून बनाने हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ कानून ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनको बनाने के लिए क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप उस ऐसा कानून बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो क्या है, लागू नहीं किया जा सकता है। तो उसको करने के लिए क्या है, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन के लिए क्या है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में क्या किया गया है, चेंज किया गया, यानी क्या है, मूल अधिकारों में क्या किया गया है, चेंज किया गया, बदलाव किया गया, जिससे रिजर्वेशन क्या है, असंवैधानिक नहीं होता है। क्या है, असंवैधानिक नहीं होता है। तो उसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ता है। तो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भी दो तरह के लॉज आप पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं। ठीक है, एक दो तरह के क्या है, कानून पढ़ते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है, इसको हम कह लेंगे ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, उसको हमने क्या कह दिया, ऑर्डिनरी लॉ, यानी जो सामान्य कानून है। ठीक है, जो सामान्य रोजमर्रा के लिए क्या है, कानून पास किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नया क्या है, इनकम टैक्स एक्ट लाया गया है। ठीक है, क्या लाया गया, इनकम टैक्स एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, आपने संविधान में कोई संशोधन नहीं किया। ठीक है, संविधान में कोई संशोधन नहीं किया है। पहले एक कानून था, उसको हटा करके आपने दूसरा कानून लाया, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ऑर्डिनरी लॉ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ऑर्डिनरी लॉ कह रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या लॉ क्या होता है, इसमें हमने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो हमने क्या कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया, चेंज करना है, यू हैव टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये दो तरीके के क्या है, लॉज है, आपको काम करना है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम जब ये चीजें आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंदर क्या है, हमें ये जरूरी था, तो हमें पढ़ना था। तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो हम क्या करें, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कई तरीके से क्या है, विभाजित, वो विभेदीकरण किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक हम कह लें रिटन और एक अनरिटन। ठीक है, इसको हम कह देते हैं लिखित और इसको क्या कह देते हैं, अलिखित। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द, मोटे तौर पे डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मोटे तौर पे क्या है, डिफरेंस क्या होता है, मोटे तौर पे देखिए डिफरेंस ये होता है, यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है कानून की फॉर्म में या संविधान की फॉर्म में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अगर हम ये कहते हैं कि हाँ कंप्लीटली अनरिटन है, अलिखित है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी क्या है, सारे के सारे कानून लागू होते हैं, वो संविधान की तरह ही लागू होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, कुछ ऐसे कानून है जो संविधान के अंदर नहीं है, लेकिन वो भी क्या है, उसी तरह से लागू होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि रिटन अनरिटन में फर्क क्या है। रिटन का मतलब ये है कि एक जितना भी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया,
जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है या जिसको कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी जाती है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के तरह मान्यता प्रदान की जाती है, उन सारे रूल्स रेगुलेशन, जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी वो हैं, अगर उनको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट यानी एक ही किताब में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, एक ही किताब में अगर ऐड कर दिया जाता है, एक ही डॉक्यूमेंट में अगर ऐड कर दिया जाता है, वो सारे रूल्स जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के रिकॉग्निशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह मान्यता दी गई है, तो उसको हमने कह दिया लिखित संविधान। क्या कह दिया? लिखित संविधान, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक ही कॉपी, एक ही किताब है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे की संज्ञा दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यता दी गई है। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या है, जो भी कानून बन रहा है, क्या है, जो भी कानून विधायिका या लेजिस्लेचर बना रही है, वो सारे के सारे क्या है, संविधान का पार्ट है। क्या है? सारे के सारे संविधान का पार्ट है। अब इतने सारे को एक साथ एक किताब में लाना क्या है, मुश्किल है, तो इसलिए किसको क्या कह दिया, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक साथ ये नहीं है एक बुक के अंदर, इसलिए इसको बोल दिया अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें आ जाती है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है, ठीक है, जिसके लिए एक अलग संस्था बनाई जाती है, जिसको बनाने के लिए क्या है, जिसको बनाने के लिए क्या है, एक अलग संस्था बनाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाई गई थी, उसी तरीके से क्या है, कहीं भी अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो उसके लिए क्या है, एक स्पेशल बॉडी बनाई जाएगी, एक संस्था बनाई जाएगी, जिससे वही काम दिया जाएगा कि आपको क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और वो फिर क्या है, पूरी बहस करके और करके 2, 3, 4, 5 साल बहस करके क्या है, फिर वो एक डॉक्यूमेंट बनाएगी, एक रिपोर्ट बनाएगी। उस रिपोर्ट को फिर क्या है, व्यवस्थापिका को दिया जाएगा, और व्यवस्थापिका क्या करती है, उस रिपोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा देती है या कॉन्स्टिट्यूशन की मान्यता देती है, तो उसे हम क्या देते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इस तरह से भी पूछ लिया जाए तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक संस्था बनाकर देती है, किसको, अपने देश के नागरिकों को, ठीक है, अपने देश के नागरिकों को क्या करती है, नागरिक क्या करते हैं, उन संस्थाओं को क्या कर देते हैं, अपना अधिकार दे देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको बनाना है, आपको बनाना है। सारे के सारे जनता मिलकर तो कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं सकती, तो वो संस्था वो क्या करती है, उसे अपनी पावर दे देती है, और वो संस्था क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करती है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन फिर विधायिका के द्वारा, ठीक है, संविधान की मान्यता प्राप्त कर लेता है, और उसे फिर क्या देते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या कहलाता था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है, नथिंग हैपेंस लाइक दिस, ठीक है। तो ये तो हो गया रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी लिखित और अलिखित संविधान में क्या अंतर है। तो दूसरी बात करते हैं, हमारे पास में एक और आता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसको हम कहते हैं कठोर, और इसको कहते हैं हम लचीला, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिए, हमने 2 अलग अलग तरह के कानून पढ़े थे अभी, ठीक है, एक सामान्य कानून और एक संविधान संशोधन कानून। क्या है? संविधान संशोधन कानून, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, जब हम लचीले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लचीले की बात कर रहे हैं, तो लचीला कानून इसकी डेफिनेशन में किसी तरह की फर्क नहीं करता। यानी ऐसा कानून जिसके अंदर आप संविधान संशोधन भी सामान्य प्रक्रिया के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सामान्य कानून के रूप में क्या है, संविधान को भी बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इफ यू कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो बाय ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है, बाय ऑर्डिनरी लॉ, तो उसको हमने क्या कह दिया, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया, लचीला संविधान कह दिया। यानी संविधान भी क्या है, आसानी से चेंज किया जा सकता है, ठीक है, संविधान भी क्या कर सकता है, आसानी से चेंज किया जा सकता है, तो उसको हमने कह दिया लचीला संविधान। अब अगर यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, देयर इज डिफरेंशिएशन, यहां पर विभेदीकरण है, ठीक है। सामान्य कानून को पारित करने के लिए एक अलग प्रक्रिया होगी, ठीक है, और संविधान संशोधन को पारित करने के लिए सामान्य से कठिन प्रक्रिया होगी, देयर विल बी अ डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है, टू पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए एक कठिन प्रक्रिया जब अपनाई जाती है, क्या कर जाती है, कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है सामान्य कानून से, तो उसे हम क्या देते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कह देते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मींस आसानी से संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। आसानी से क्या है, आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, उसको हमने क्या कह दिया, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। क्या कह दिया, दैट इज नोन एज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसे हमने कह दिया, इसको बोल दिया हमने रिजिड
कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बात आ जाती है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी? जब तो हमने पढ़े एक कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह का है, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितने तरह का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े? सेपरेशन ऑफ पावर्स और डिवीजन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट, यानी शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का विभाजन। क्या है? शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का विभाजन जो है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, आज के वीडियो में क्या है कि हमने कुछ बेसिक चीजें स्टार्ट की, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या है? बेसिक चीजें कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट की। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो जितनी भी बेसिक चीजें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप ये चीजें नहीं समझ पाएंगे, क्या नहीं समझ पाएंगे, तो आगे जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो चीजें आपकी समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ये चीजें क्या है वहां पर अप्लाई होंगी। क्या होंगी? वहां पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स है, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण है, वो हर जगह आपको अप्लाई करना पड़ेगा, काफी जगह हम उसको अप्लाई करेंगे। विभाजन है, उसको भी क्या है करेंगे, हम अप्लाई करेंगे। कि जब राज्यों की बात करेंगे तो राज्य में किस तरह से चीजें होती हैं और होती हैं, तो ये चीज आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में क्या है, हमने कुछ इन चीज कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को क्या है हम आगे क्या करेंगे, स्टडी करते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्चुअल चीजों की, और अब आप आरपीएससी के जो एग्जाम्स होंगे वो इसी तरह से होंगे कि वो आपसे कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजों को क्या है ज्यादा पूछेंगे। क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजों को ज्यादा पूछेंगे। तो आपको ध्यान से काम करना है, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझना है। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, मेंशन करके आप पूछ सकते हैं। यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, या फिर आप टेलीफोन नंबर पे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप ऑन द टेलीफोन नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आगे के कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। विल स्टडी मोर फॉर फर्दर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।